प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि LRC या मीन का जो एग्ज़ाम्स होने वाली है ये आपका 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो लगभग सभी लोग अपनी तैयारी कर लिए हैं। जिनका 4 अगस्त को है वो भी तैयार हैं, जिनका बाद में है वो एकदम फुल जोश में होंगे कि बस अब डेट आए और मैं एग्ज़ाम देने जाऊं, है ना। मेरा एडमिट कार्ड आए, मैं एग्ज़ाम देने जाऊं और उसके बाद मैं बस मस्ती से चिल मारूंगा। तो चिल मारने के लिए आपको पहले तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसे पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और एग्ज़ाम से पहले भाई ज़रूर देख लेना। ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ ना, देखना ना देखना दैट्स ऑन डिपेंड ऑन यू, है ना। ये पूरी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखना ना देखना। ओके, तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। 400 मार्क्स के फुल लेंथ का टेस्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। LRC 2023 के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए, इसमें जो है 2 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने सेक्शन? 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो कि आपका ब्रांच पेपर होगा और सेक्शन बी जो कि आपका जनरल अवेयरनेस होगा। अब ये जनरल अवेयरनेस में आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स सारी चीज़ें आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सेक्शन 2 में या जनरल स्टडीज़ में या जनरल अवेयरनेस में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस होने वाले। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें तो बेसिक है, हर किसी को पता होना चाहिए, लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ है ना हर वीडियोस में आपको बताना। नहीं बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और बैकग्राउंड में आपको 2 फोटो नज़र आ रहे होंगे, एक यूथ कंपटीशन का। तो अब तो उतना टाइम है नहीं कि आप बुक परचेज़ करके पढ़ो, तो ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप पहली वीडियोज़ हमारी देखे होंगे तो डेफिनेटली आप बुक को जो है परचेज़ कर लिए होंगे और अपना प्रैक्टिस जो है कर रहे होंगे। और दूसरा सिविल बूस्टर, है ना, दूसरा बुक जो है आपका सिविल बूस्टर। ये बुक भी आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा लास्ट टाइम में, ठीक है। तो अगर ले लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं लिए हो तो टाइम है, जाकर ले लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये LRC में ही आपको काम देगा, SSC JEE का एग्ज़ाम दोगे उसमें भी काम देगा, है ना। झारखंड SSC JEE दोगे उसमें भी काम करेगा, DDA JEE दोगे उसमें भी काम देगा। यानी अदर JEE जितने भी JEE एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे JEE लेवल का, सारे एग्ज़ाम के लिए आपका हेल्पफुल होगा क्विक रिवीजन के लिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको उस बुक में मिल जाएगा ना। कुछ लोग कहेंगे कि आप बुक को प्रमोट करें। यार, बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा अगर आप भी एक बार यूज करके देखो। और लिंक तो आपको बुक का मिल ही जाएगा, है ना। बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। ओके, तो पहला सेक्शन है सिविल का, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है अ गुड बिल्डिंग स्टोन, एक गुड बिल्डिंग स्टोन है ऑन विच डज नॉट एब्जॉर्ब मोर देन। गुड बिल्डिंग स्टोन में कितना से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर आफ्टर 1 डे इमर्जेंस। अगर 1 दिन तक अगर हम लोग स्टोन को डुबा कर रखते हैं पानी में तो कितना प्रतिशत वो अपने वेट के पानी को एब्जॉर्ब करेगा? तो मात्र 5%। कितना? 5%। 5% से ज़्यादा नहीं करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट इमीडिएटली रिएक्ट करता है कौन सा कंपाउंड विद वाटर, पानी के साथ, एंड सेट अर्लीस्ट, और जल्दी जो है सेट हो जाता है। तो वो जल्दी सेट होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है जल्दी सेट
होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, कौन सा जो है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, तो प्रोग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर, किसी भी टिम्बर का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है हाईएस्ट इन डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू ग्रेन, किसके पैरेलल टू ग्रेन होता है तब। द टर्म वेंटिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, द टर्म वेंटिलेशन इसका मतलब क्या होता है, तो जो टर्म वेंटिलेशन होता है इसका मतलब होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेंटिलेशन का काम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट इन मेसनरी वॉल, एक्सपेंशन ज्वाइंट इन मेसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल, जो एक्सपेंशन ज्वाइंट है मेसनरी वॉल में वो प्रोवाइड किया जा रहा है इन वॉल लेंथ ग्रेटर दैन, लेंथ जो है बड़ा है होता है, किससे बड़ा होता है तो प्रोवाइड करते हैं 40 मीटर से बड़ा प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीएम स्टैंड्स फॉर, सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है ये बेस्ड होता है एक्टिविटी के ऊपर, किसके ऊपर बेस्ड होता है, एक्टिविटी के ऊपर। लेकिन अगर वही PERT कर दिया जाए, PERT कर दिया जाए, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, तो PERT जो है ये इवेंट बेस्ड हो जाता है, PERT जो है ये इवेंट बेस्ड होता है और CPM जो है एक्टिविटी बेस्ड होता है। जो CPM है इसका मॉर्गन आर बार्मर और जेम्स E कैली ने जो है इस मेथड को यानी क्रिटिकल पाथ मेथड को शुरू किया था, डेवलप किया था। कौन, मॉर्गन आर वाल्कर और जेम्स E कैली ने जो है इसे डेवलप किया था इस मेथड को। और कब किया था, तो 1957 है ना, 1957 ओके 1957 में किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ PERT इवेंट, कौन सा जो है PERT का इवेंट नहीं है, तो भाई क्लास इज बीइंग अटेंडेड, ये एक्टिविटी के ऊपर होता है ना कि इवेंट के बेसिस पे, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बताना है। वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रेफर टू, वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रेफर्स टू, तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है कंक्रीट में वो किसको रेफर्स करता है, तो रेफर करता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो जो है ये आपका रेफर करता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट को रेफर करता है। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट मेथड फॉर कंक्रीट कॉम्पैक्शन, कंक्रीट कॉम्पैक्शन के लिए बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट मेथड कौन सा है, तो वाइब्रेशन, कौन सा है, वाइब्रेशन। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड प्रिफरेबली बी डन एट टेम्परेचर ऑफ, जो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट होता है वो कितने टेम्परेचर पे प्रीफर किया जाता है प्लेस करना, तो 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। कई बार आपको ऑप्शन में 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपका ऑप्शन में 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस ना हो और 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस है तो भाई वो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर दिया हुआ है दोनों, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो पहले कम वाला के उसके बाद ज़्यादा वाला के, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ बैचिंग इन प्रोडक्शन, द एक्टिविटी ऑफ बैचिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट को बैचिंग करता है। तो जो एक्टिविटी होता है ये कौन सा एक्टिविटी होता है जी, तो ये एक्टिविटी होता है आपका वेइंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट, जितने भी इंग्रेडिएंट उसमें यूज किए जा रहे हैं कंक्रीट में, जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं कंक्रीट में
वो सभी एक एक लिमिट के अंदर होना चाहिए और उसका टॉलरेंस वैल्यू भी होना चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं ना है कि टॉलरेंस से ज़्यादा कर देंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स, जो डिपेंडेंट सोर्स है ये में भी करंट सोर्स हो सकता है और वोल्टेज सोर्स हो सकता है, दोनों डिपेंड कर सकता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट सोर्स आपका होता है ना। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिलक्टेंस, है ना। कौन सा जो है रिलक्टेंस के स्टेटमेंट के लिए सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस के लिए करेक्ट ऑप्शंस आपका हो जाएगा परमियंस इन द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। जो परमियंस होता है वो रिलक्टेंस के क्या होता है, इन रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चंस दिया गया है नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय स्लम्प टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन, जो वर्केबिलिटी होता है कंक्रीट का बाय स्लम्प टेस्ट वो एक्सप्रेस किया जाता है एमएम में। किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, एमएम में एक्सप्रेस किया जाता है। द यूनिट वेट ऑफ रोल्ड स्टील स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील, जो यूनिट वेट है रोल्ड स्टील स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील का वो कितना होता है इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के केस में। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग आईएस कोड के अनुसार अगर बात किया जाए तो आईएस कोड के अनुसार 7.85 आपका यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम लोग बात किया जाए अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 7.85 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड के अनुसार ये चीज़ दिया गया है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा विद पॉइंट लोड W एंड स्पैन L है एट मिड स्पैन, मिड स्पैन पे। तो देखो सबसे ज़्यादा मिड स्पैन पे ही होगा तो WL/4 हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर बेंडिंग मोमेंट बात किया जाए, ओवरऑल अगर बेंडिंग मोमेंट बात किया जाएगा तो WL²/8 होगा, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम पूछेगा तो WL/4 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के अनुसार अगर बात किया जाए कि एल्ड लोकस इज, जो एल्ड लोकस होगा वो कहाँ पे एल्ड लोकस होगा वो बताना है। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के अनुसार इलिप्स, कहाँ पे इलिप्स में इफ द डायमीटर ऑफ लिक्विड, इफ अ डायमीटर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट D, लिक्विड ड्रॉपलेट का डायमीटर D है, सरफेस टेंशन सिग्मा है, तो प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड ड्रॉपलेट क्या होगा। तो देखो तीन चीज़ याद रखना। पहला अगर जेट दिया हुआ है तो 2 σ/d होगा, अगर बबल दिया हुआ है, अगर बबल दिया गया है तो 8 σ/d होगा, और अगर ड्रॉपलेट है, अगर ड्रॉपलेट है तो 4 σ/d दिया हुआ रहेगा। ओके, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर 4 σ/d, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑन विच प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये किसके बेसिस पे है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। द रिलेशन बिटवीन मैनिंग कोफिशिएंट इन
एंड चेजी कॉफिशिएंट सी इज़ गिवन बाई, अगर आर जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है तो ये आपका दिया जाता है सी इज इक्वल टू आर के पावर 1/6/n, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द यूनिट स्पीड एन यू, द यूनिट स्पीड एन यू ऑफ ए टरबाइन ऑफ रोटेशनल स्पीड, है ना, रोटेशनल स्पीड एन, हेड स्पीड एच इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो n बाई स्क्वायर रूट एच, n बाई स्क्वायर रूट एच। अगला क्वेश्चन है अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, एक टर्निंग इफेक्ट है जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है फोर्स के द्वारा, अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड, एक पॉइंट के अबाउट, तो उसको क्या कहते हैं, तो एक पॉइंट के लॉन्ग हो रहा है तो उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, क्योंकि फोर्स के द्वारा आपका हो रहा है। हुप स्ट्रेस इज, हुप स्ट्रेस जो है क्या है, तो सरकमफेरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस जो है आपका हुप स्ट्रेस है। अगला क्वेश्चन है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल केस ऑफ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेबल केस ऑफ, किस केस में, तो रोटेटिंग बॉडी के केस में एप्लीकेबल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड, सैंड का रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा इफ सैंड सितु इज इन डेंसेस स्टेट, अगर डेंसेस स्टेट में है तब, तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, है ना, ई मिनिमम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बोला गया है आपका कि डेंसेस स्टेट में है ना, मतलब डेंस है, डेंस है मतलब वॉइड रेशियो क्या है, अगर डेंस है मतलब एकदम कॉम्पैक्ट है तो वॉइड रेशियो क्या होगा, कम होगा, लूज रहेगा तब ना वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा, लूज रहेगा तभी तो वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा, कॉम्पैक्ट रहेगा तो एकदम वॉइड रेशियो क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। तो उस केस में जो E है वो E मिनिमम के बराबर हो जाएगा, जो E है नेचुरल जो आपका है वो E मिनिमम के बराबर होगा, तो E मैक्स माइनस E मिनिमम बाई E मैक्स माइनस E मिनिमम, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर लूजेस्ट स्टेट रहता तो E इक्वल टू ई मैक्स होता, E इज इक्वल टू ई मैक्स होता, ठीक है। तो ये चीज़ जो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है आपका इन ए शियर बॉक्स टेस्ट, इन ए शियर बॉक्स टेस्ट एक्सपेरिमेंट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 328 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो कैलकुलेट करना है शियर स्ट्रेंथ को। तो देखो अगर शियर स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए, है ना, अगर शियर स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग जो है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं जनरली, है ना। अगर अनकन्फाइंड है तब और शियर बॉक्स टेस्ट कर रहे हैं तब, तो इसको 2 से भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 164 तो नहीं है, 165 है, तो 165 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए अगर रिलेटिव डेंसिटी बोले, है ना, रिलेटिव डेंसिटी बोले तो लूजेस्ट कंडीशन रहेगा, है ना, लूजेस्ट कंडीशन रहेगा तो हमेशा 0 होगा, लूजेस्ट कंडीशन में हमेशा 0 होगा और डेंसेस्ट कंडीशन में हमेशा 1 होगा। अब जब भी वैल्यू होगा तो लूज से डेंस तक आने में एक 0 से 1 तक ही आएगा, माइनस भी नहीं जाएगा और प्लस में भी नहीं जाएगा, माइनस भी नहीं जाएगा और प्लस में भी ज़्यादा नहीं जाएगा, 0 से 1 तक ही रहेगा, है ना, 0 से छोटा भी नहीं और 0 से बड़ा भी नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका द मोस्ट रिलिएबल फील्ड टेस्ट, जो मोस्ट रिलिएबल
फील्ड टेस्ट है टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल के बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए प्लेट लोड टेस्ट, सबसे आसान यार प्लेट लोड टेस्ट। द वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर विल नॉट रिजल्ट, वह वाटर कंटेंट जिसके बाद वाटर लॉस नहीं होगा इन एनी सॉइल वॉल्यूम रिडक्शन, है ना, एनी वॉयल सॉलिड रिडक्शन। तो किस में भाई नहीं होगा? तो भाई श्रिंकेज लिमिट के बाद अब वाटर कंटेंट कितना भी बढ़ा दो वॉल्यूम आपका नहीं होगा, है ना, रिडक्शन नहीं होगा वॉल्यूम का। अगला क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट किस तरीके का लगेगा, कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट किस तरीके का लगेगा। रोलर कंसिस्ट्स ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल स्टील ड्रम ऑन विच प्रोजेक्टिंग फीट ऑन माउंटेड, तो ये हो जाएगा सीप फुट रोलर, क्या हो जाएगा? सीप फुट रोलर, है ना, सीप फुट रोलर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार पहला आंसर हो जाएगा कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मीटर, है ना, जो कांस्टेंट हेड परमिएमीटर है इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द परमिएबिलिटी, है ना, वो यूज किया जाता है किस तरीके के ग्रेन में परमिएबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल में परमिएबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कांस्टेंट हेड परमिएमीटर का यूज किया जाता है। हिल डाइवर्जेंस, हिल डाइवर्जेंस क्या होगा? तो हिल डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा बड़ा होगा फ्लेंज क्लियरेंस से, फ्लेंज क्लियरेंस से हिल डाइवर्जेंस हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इन केस ऑफ मल्टी लेन के केस में या मल्टी लेन रोड के केस में जो ओवरटेकिंग होता है वो परमिटेड किया जाता है ना, परमिट किया जाता है भाई। दोनों साइड जब मल्टी लेन है तो दोनों साइड लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, बस आपको ओवरटेक करना है भाई, है ना, ओवरटेक हमको करना है, चाहे लेफ्ट से जाएं चाहे राइट से जाएं, दोनों ओर से जा सकते हैं। इफ़ क्रॉस स्लोप ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का क्रॉस स्लोप जो है 10 से 25% है, द ट्रेन इज क्लासिफाइड इन रोलिंग, है ना, कैसा होगा? रोलिंग होगा। प्लेन कब होगा? जब 0 से 10 होगा तो प्लेन होगा, रोलिंग 10 से 25 होगा तो प्लेन हो जाएगा। और आपका माउंटेनियस यानी जिसको हिली रीजन भी बोलते हैं, माउंटेनियस जिसको हिली रीजन भी बोलते हैं, इसको 25 से 60 और 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो स्टीप आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अ व्हीकल मूव्स ऑब्लिक्यूली across path of another vehicle moving in the same direction at relatively a small angle of crossing, a small angle of crossing से, तो उसको क्या कहेंगे? वेविंग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वेविंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका इफ़ अ वर्टिकल समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रेडियंट्स, जो वर्टिकल समिट कर्व है ये इंटरसेक्शन है दो ग्रेडियंट का, जो कि +2.5% एंड -3% है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एंगल n क्या होगा? तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ एंगल अगर आपको निकालना है तो ये हो गया, ये हो गया, है ना, और ये वाला एंगल जो है निकालना है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये वाला हमें एंगल निकालना है n, तो ये n निकालना है तो n1 है आपका +2.5 और n2 जो है आपका दिया गया है n2 जो है आपका दिया गया है -3%। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे n निकालने के लिए n1 -n2 करेंगे, n1 -n2 करेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 5.5 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। द मैक्सिमम एरर mm में ऑन ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर दैन, कितना से बड़ा नहीं होना चाहिए? तो ये आपका बड़ा
नहीं होना चाहिए। कितना से भाई? तो 0.25 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए इफ स्टील डिटेल्स आर नॉट स्पेसिफाइड, then how much of the following amount of steel can be taken? कितना स्टील का अमाउंट जो हम लोग लेकर चलेंगे? तो वो अमाउंट हम लोग लेकर चलेंगे 0.6% से 1%, 0.6% से 1%। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ अ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा इन कंक्रीट ऑफ ए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम के लिए, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका शियर फोर्स बाय लीवर आर्म गुने विड्थ। अगला क्वेश्चन है लैप स्प्लाइसेज शैल बी कंसिडर्ड एज स्टैगर्ड कंसिडर किया जा रहा है इफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्प्लाइसेज इज नॉट लेस देन, वो कम नहीं होगा, डैश द लैप लेंथ कितना से? तो वो आपका 1.3 टाइम्स से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड स्लैब, एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है ना, एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। अल्टरनेट बार आर कर्टेल्ड एट, है ना, अल्टरनेट बार जो है वो कर्टेल्ड होगा एट कितना पे कर्टेल्ड होगा? तो 1/7 ऑफ स्पैन का 1/7। अगला क्वेश्चन है इफ assumptions in limit state of collapse the tensile strength of concrete is, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का वो उसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे जब अजम्पशन हम लोग लेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का। द साइज ऑफ रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाई, जो साइज होता है रिवेट का वो आइडेंटिफाई किया जाता है, किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो साइज आइडेंटिफाई किया जाता है डायमीटर ऑफ सैंक के बेसिस पे। व्हाट इज़ द साइज ऑफ होल का साइज क्या होगा? व्हेन 16 mm डायमीटर बोल्ट आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 बोल्ट प्लेट्स, 2 प्लेट को, तो 16 mm का यूज कर रहे हैं तो 18 mm हम लोग लेकर चलेंगे, है ना। कितना लेकर चलेंगे? 16 mm का है तो 18 mm लेकर चलेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला है अ वेव प्लेट इज कॉल्ड अनस्टिफनेड, जो वेव प्लेट है वो अनस्टिफनेड है इफ रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ टू थिकनेस इज लेस देन, थिकनेस जो है कम है, तो थिकनेस अगर आपका कम है तो वो है हो जाएगा आपका 85, कितना हो जाएगा? 85। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इज़ वैलिड, जो मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम है ये आपका वैलिड होता है फॉर ऑल स्ट्रक्चर विद लीनियर फोर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं लीनियर फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, उसके लिए क्या होता है? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ये वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नेग्लेक्टिंग एक्सियल चार्जेस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, एक्सियल चार्जेस को क्या किया जा रहा है? नेग्लेक्ट किया जा रहा है। डिटरमाइन द लेंथ काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्लोइंग फ्रेम, है ना, फ्रेम आपका जो है दिया गया है। तो इस फ्रेम के लिए अगर बात किया जाए तो देखिए J इज इक्वल टू आपका 4 है, R ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और M इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक।
तो डी के इज इक्वल टू होता है 3J माइनस आर ई माइनस एम। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 3 गुने 4 माइनस 9 माइनस 2 तो आ जाएगा आपका 1। डी के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो आर ई इज इक्वल टू 3 है ना। तो ये आपका टोटल अगर आर ई बात किया जाए, टोटल आर ई, तो ये आपका आ जाएगा 3 गुने 3 यानी 9। तो 9 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। द कनेक्शन ऑफ आइडिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, जो आइडिया होता है एनी कंस्ट्रक्शन वर्क का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑनर, है ना भाई। घर बनाना है कि नहीं बनाना है, वो ऑनर जाएगा, इंजीनियर को पकड़ेगा, इंजीनियर डिज़ाइन करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। तो पहले दिमाग कौन लगाएगा? ऑनर लगाएगा ना। ऑनर के पास दिमाग ही नहीं रहेगा, दिमाग में भूसा भरा हुआ रहेगा, तो क्या दिमाग लगाएगा? लगाएगा नहीं लगाएगा। तो ऑनर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट, जो कवर्ड एरिया होता है ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल इज कॉल्ड, फ्लोर लेवल पे उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्लिंथ एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लिंथ एरिया कहते हैं। द डैम प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन, जो डैम प्रूफ कोर्स होता है ये मेजर किया जाता है आपका किस में मेजर किया जाता है? तो डैम प्रूफ कोर्स को मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। किसमें? मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ स्ट्रक्चर ना। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के डिप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है? तो भाई नहीं किया जाता है ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड। कौन सा हो जाएगा? ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन मेथड यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलो एस शेप, है ना। कौन सा ग्रोथ कर्व जो है फॉलो करता है एस शेप? तो ऑब्वियसली भाई पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन। द डिटेंशन टाइम फॉर ए वाटर का जो डिटेंशन टाइम होता है सेडिमेंटेशन टैंक में यूजिंग कोएगुलेंट रॉ सप्लाईज में वेरी बिटवीन, कितना से कितना वेरी करता है? तो 1 से 2 घंटा वेरी करता है। सॉरी नहीं, 2 से 4 घंटा हो जाएगा ना। 2 से 4 घंटा वेरी करता है, ये सही हो जाएगा। 2 से 4 घंटा आपका जो है वेरी करता है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय एडिंग। जो डीक्लोरिनेशन है वो कैसे अचीव किया जाता है? किसको ऐड किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। ब्लॉकिंग ऑफ सीवर इज काउज्ड बाय, जो ब्लॉकिंग ऑफ सीवर है वो किससे काउज होता है? तो ब्लॉकिंग ऑफ सीवर काउज होता है सिल्टिंग एंड डोमेस्टिक वेस्ट से। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज इज, जो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज होता है ये आपका एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस होता है। क्या होता है? एरोबिक अटैच्ड प्रोसेस आपका होता है। लिस्ट आपको यहाँ पे बताना है ना। मैच करना है आपको। क्या करना है? मैच करना है। इंसिनरेशन, है ना। इंसिनरेशन जो है ये आपका हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है इसमें, इंसिनरेशन में। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। सैनिटेशन लैंड फिलिंग, सैनिटेशन लैंड फिलिंग में क्या करते हैं? ट्रैक्टर का यूज होता है भाई। सैनिटेशन लैंड फिलिंग में ट्रैक्टर का यूज होता है, यानी बी का आपका 4 हो जाएगा। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं? छांटते हैं, देखते हैं कि कौन सा रिसाइकेबल है, कौन सा रिसाइकेबल नहीं है। तो कंपोस्टिंग का यानी सी का आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद सैल्वेज बाय सॉर्टिंग एंड सैल्वेज बाय सॉर्टिंग, ये सैल्वेज बाय जो सॉर्टिंग है ये आपका विशेष जो अवशिष्ट जो होते हैं, लिमिटेड जो स्पेशल वेस्ट होते हैं उसको किया जाता है। तो डी का जो है आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस के अनुसार मैच करते हैं।
तो अगर ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखें तो ए का मैंने बोला 3, ए का मैंने बोला 3, तो ये हो जाएगा। बी का 4, तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज इज यूज फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में रेन गेज को मेजर करने के लिए किस तरीके का रेन गेज यूज करते हैं रेन को मेजर करने के लिए, किस एरिया में, रिमोट एरिया में। तो टिपिंग बकेट टाइप, ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर, ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज, जो वाटर अप्लाई करने का जो मेथड है रोलिंग लैंड पे, तो वो मेथड होता है आपका फ्री फ्लडिंग। कैसा? फ्री फ्लडिंग। द स्टेट ऑफ सॉइल when plants fail, the state of soil when plant fails to extract sufficient water को sufficient जो उसको वाटर को अट्रैक्ट करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, for their requirement, तो उसको जो है परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट जो है हम लोग कहते हैं। when canal flowing under pressure, जब कोई कनाल फ्लो कर रहा है अंडर प्रेशर, कैरिड बिलो नेचुरल ड्रेन के नीचे है ना, डैट इट्स फुल सप्लाई लेवल डज नॉट टच द अंडर साइड ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड इज कोल्ड, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको सुपर पैसेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर पैसेज कहेंगे, है ना। नाला के नीचे नहर हो यानी कनाल हो तब, और अगर कनाल ऊपर हो और नाला नीचे हो, है ना, कनाल ऊपर हो नाला नीचे हो, तो उसको एक्वाडक्ट कहेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अ चेन 66 फीट लॉन्ग है, 100 लिंक है, एंड ईच लिंक इज 7.92 इंच लंबा है, तो इस तरीके का चेन को क्या कहते हैं? गंटर चेन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गंटर चेन कहते हैं। अब बात किया जाए, ऑप्शन में तो गंटर चेन है नहीं भाई, तो गंटर चेन को हम लोग सर्वेयर चेन या चेन ऑफ सर्वेयर कहा जाता है। आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट या बिगेस्ट ऑफ मेन सर्वे लाइन इन चेन सर्वे में लॉन्गेस्ट लाइन कौन सा होता है? तो लॉन्गेस्ट लाइन होता है बेस लाइन जो है वो सबसे लंबा होता है सर्वे में। द कंबाइंड करेक्शन, जो कंबाइंड करेक्शन होता है फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के लिए, तो वो आपका कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के लिए जो होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, कंबाइंड जो होता है वो निगेटिव होता है। एंड एंगुलर मेजरमेंट ऑफ सेंटीसिमल सिस्टम में दो कॉन्फ्रेंस है इज इक्वल टू, दो कॉन्फ्रेंस जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो वो इक्वल होगा आपका 800 ग्राम के। किसके? 800 ग्राम, 800 जी। ओके, अगर एक सरकमफ्रेंशियल है तो 400 जी ग्रेड होता है, एक ग्रेड इज इक्वल टू 10 के पावर सी सेंटीग्रेड होता है, और एक सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड आपका सीसी होता है। तो दो सरकमफ्रेंस है तो 2 गुने 400 यानी 800 ग्रेड आपका हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट का कौन सा सीक्वेंस सही है? सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन कंटेस्ट ऑफ एरियल फोटोग्राफी में डैश या फिल इन द ब्लैंक्स इज द टर्म फॉर द एंगल फॉर्म्ड, कौन सा एंगल फॉर्म्ड होगा बिटवीन द फ्लाइट लाइन एंड एज ऑफ फोटोग्राफ, फ्लाइट लाइन और एज ऑफ फोटोग्राफ के इन डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट के डायरेक्शन में, किसके? फ्लाइट के डायरेक्शन में, तो क्रैब क्या होगा? क्रैब कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका मैच करना है कि कौन सा सही यहाँ पे आपका होगा, कौन सा सही होगा वो यहाँ पे आपको जो है बताना है, मतलब आपको मैच करना है। ठीक है, तो मैच करना है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका सेंटरिंग है, सेंटरिंग ऑफ थियोडोलाइट, तो सेंटरिंग ऑफ थियोडोलाइट क्या करता है, ब्रिंग वर्टिकल एक्सिस एबव द ग्राउंड, ग्राउंड पे वर्टिकल एक्सिस को ब्रिंग करता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कई सारे लोग क्या करेंगे पूरा मिला के चेक करेंगे, यार जब एक ही ऑप्शन ही है तो ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में दिमाग लगाओ, कम टाइम मोर क्वेश्चन, कम टाइम दो, ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, इफेक्टिव बनाओ, एग्ज़ाम अच्छे से निकलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छे से निकलेगा, नहीं तो अपना दिमाग लगाओगे तो लगाते रहो, फिर करते रहो जो करना है फिर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IRC 37/2001 द डिज़ाइन प्रोसीजर्स फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट, जो डिज़ाइन प्रोसीजर्स होता है फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए डैट आर बेस्ड ऑन CVR वैल्यू, जो CVR वैल्यू के बेसिस पे बेस्ड होता है, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पे, आर अप टू विच ऑफ फॉलोइंग, किस पे होता है, तो ये आपका होता है 150 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, 150 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल पे बेस्ड होता है। ठीक है, एज पर एज पर IS 383/1970 द पासिंग परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, जो पासिंग परसेंटेज है फाइन एग्रीगेट का अंडर द जोन 4 फ्रॉम IS 600 माइक्रोन्स CF एज, 600 माइक्रोन CF एज, फिल इन द ब्लैंक्स आपका कितना होगा, तो जोन 4 के लिए बोला जा रहा है, तो जोन 4 के लिए आपका कितना होगा, अगर बात किया जाए तो 100 होता है, लेकिन अब हमें ऑप्शन भी देखना है क्योंकि 600 माइक्रोन बोल रहा है, तो 600 माइक्रोन के लिए 80 से 100 होता है ना, 80 से 100 होता है, वो ऑप्शन देखना पड़ेगा ना कि क्या ऑप्शन में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं, एक्चुअली हमारा ऑप्शन दिया गया 80 से 100, तो डी हो जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूल कॉलिजन, मॉलिक्यूल कॉलिजन से जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कंडक्शन, उसको क्या कहा जाता है कंडक्शन। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर एटॉमिक रेडियस का क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो नाइट्रोजन का होगा, है ना, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपका फ्लोरीन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ये एटॉमिक रेडियस के अनुसार। व्हाट इज द क्वाइन इज टॉस्ड, जब क्वाइन को टॉस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और गेटिंग टेल को जब एक क्वाइन टॉस कर रहे हैं, तो देखो अगर टॉस किया जा रहा है ना एक क्वाइन को, तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, तो आपका अगर यहाँ पे बात किया जाए तो एक बार हेड और 1/2 टेल काटेंगे, 1 आएगा, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, सॉलिड आइस नहीं है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन ईच, है ना, 2 फोर्सेज है P1 एंड P2 मान कर चलो, दोनों का वैल्यू कितना है 3 न्यूटन दिया गया है। वर्किंग एट सच एज एंगल दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 न्यूटन, है ना, वो ऑल्सो इक्वल है आपका 3 न्यूटन के, तो जो एंगल होगा एट विच दे आर वर्किंग, है ना, जिस पे एंगल जो होगा
वो वर्क करेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एंगल निकालना है, तो देखो रिजल्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पे रिजल्टेंट हमें दिया गया है, रिजल्टेंट दिया गया है 3 बराबर है p का वैल्यू भी 3 का स्क्वायर, q का भी वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 गुने 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जनरल स्टडीज़ अब हम लोग सेक्शन 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन 3 फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, है ना, 3 फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट में तो किसने, कौन यंग था, तो ये आपका हो जाएगा शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन है हु प्रेसिडेंटेड ओवर इन ऑरुगल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6ठा शेड्यूल है डज नॉट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज नहीं करता है, लागू नहीं करता है टू कंट्रोल द ट्राइबल एरिया विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट के लिए, तो वो लागू नहीं करता है, वो आपका मणिपुर के लिए। किसके लिए, मणिपुर के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया डिड होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना। यहाँ पे बोला गया कि कौन से प्रेसिडेंट थे इंडिया के जो आपका वाइस प्रेसिडेंट के चेयर पे नहीं बैठे हैं और डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो वो थे आपका यहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व अंडर एनी लॉ फॉर टाइम being in force shall continue for dash year from the date of appointment of their first meeting and no longer, कितने, तो आपका 5 ईयर, कितने, 5 ईयर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम का पर्पस क्या होता है, रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम का मतलब होता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है मेंटेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, है ना, मेंटेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर डेथ ऑफ गौतम बुद्ध के डेथ के बाद कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हुआ था। गौतम बुद्ध के मरने के बाद आपका फर्स्ट काउंसिल आपका हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्ला डायनेस्टी, यानी पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो था आपका गोपाला। कौन था, गोपाला। हु वाज ट्रस्टेड जनरल ऑफ मुगल एम्पायर अकबर, किस पे विश्वास करता था भाई, ये तो कोई भी बता देगा, बीरबल, है ना, लेकिन ये गलत है, मान सिंह प्रथम। कौन, मान सिंह प्रथम। हु वाज ट्रस्टेड जनरल ऑफ मुगल एम्परर अकबर, तो मान सिंह। कौन था, मान सिंह, याद रखना, बीरबल मत मार देना, क्योंकि कहानी तो आप लोग सुने हो अकबर बीरबल की कहानी,
तो कहीं गलती ना हो जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कई चीज़ें, कुछ चीज़ें बिना देखे हुए भी जो है मार दिया जाता है, देखा जाता है कि यार ये तो सही ही होगा। बैक टू वेदा हु स्टेटमेंट, बैक टू वेदा किसका स्टेटमेंट था? स्वामी दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के अनुसार करेक्ट स्टेटमेंट को आपको जो है चूज करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, साइंड इन सितंबर 1932 बिटवीन महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। थ्रू विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज, थ्रू विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज डज द इक्वेटर नोट पास, है ना, कौन सा वह कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास नहीं करता है? तो इक्वेटर पास नहीं करता है आपका युगांडा से, है ना, युगांडा से थाईलैंड से पास नहीं करता है ना, थाईलैंड से पास नहीं करता है, युगांडा से पास करता है, थाईलैंड से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू रिसेंट अर्थक्वेक इन तुर्की, तुर्की में रिसेंटली अर्थक्वेक आया, एंड सीरिया में, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू ऑपरेशनल लॉन्च बाय इंडिया, जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसके द्वारा क्या उसका नाम था वो बताना है यहाँ पे। उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। क्या था? ऑपरेशन दोस्त। विद विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री डज मेघालय शेयर हिज बॉर्डर, बॉर्डर के मेघालय के साथ, मेघालय के साथ आपका शेयर करता है बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सा है? तो मालदीव्स। विच ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर द नेम ऑफ NaLCO एंड BaLCO एसोसिएटेड, है ना, किससे एसोसिएटेड है? तो एसोसिएटेड है एल्यूमिनियम से। किससे? एल्यूमिनियम से। पार्सिक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पार्सिक जो है यूनिट है फॉर द मेजरमेंट, किस चीज़ को मेजर करने के लिए? तो लेंथ यानी दूरी को मेजर करने के लिए। रेड ब्लड सेल हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन, रेड ब्लड सेल जो है RBC जो है उसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉय इट, उसके बाद ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्लीन, है ना, स्प्लीन, डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। सिक्योरवी, स्कर्वी, है ना, स्कर्वी रोग, है ना, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी जो है आपका होता है? तो विटामिन सी, है ना, क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर द नेचुरली अक्रिंग आइसोटोप्स, नेचुरली अक्रिंग आइसोटोप्स आपका है, नेचुरल अक्रिंग आइसोटोप्स है हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। पॉइंटिंग टू अ फोटो, एक फोटो की तरफ दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, रोहन बोल रहा है कि सी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर यानी दादा के, है ना, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है ना, यानी मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो हाउ रोहन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो रोहन किस तरीके से रिलेट करता है? तो कजन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कजन हो जाएगा। किस तरीके से रिलेटेड है? तो कजन भी हो सकता है, लेकिन कजन कब करेंगे? जब चचेरा चचेरी होगा। लेकिन यहाँ पे अपना भी तो हो सकता है ना, रोहन के दादा और उसके इकलौते बेटे का पुत्री है, तो बहन तो यहाँ पे है नहीं, भाई दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच नंबर ऑफ विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ से देखो, आप देख रहे हो तो 2 बढ़ रहा है ना, 1 घट रहा है। ठीक, यहाँ पे आप 2 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, 4 घट रहा है, सॉरी 2 घट रहा है, नीचे अब 2 घट रहा है। फिर यहाँ पे 4 बढ़ा तो 4 बढ़ा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 घटेगा, 4 आना चाहिए, 97, बिल्कुल सही, 4 इज द राइट आंसर। व्हाट इज टू बी एडेड 15% ऑफ 180। व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो डैट द सम ऑफ इक्वल 20% एंड ऑफ 360 के 20%। तो देखो 180 गुने 15 गुने 100 गुने x इक्वल टू 360 गुने 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। तो डिवाइडेड बाई 100 अगर करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ये एक 0 से 0 कट जाएगा, ये 15, 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 9, है ना। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 45, क्योंकि इधर भी 0 से 1 0 कट जाएगा, 36, और इधर 3 है, 9 है, तो ये 4 तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। GUI इन द कंटेस्ट ऑफ, GUI जो है इन द कंटेस्ट ऑफ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरबिया हु इज़ इन्वॉल्व इन मिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जैस्मीन मघोबली। जैस्मीन मघोबली इज़ द राइट आंसर। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरीके के नए सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।